हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? हम कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कि प्याजे के द्वारा दी गई है। जीन प्याजे ने इस थ्योरी को दिया है। हमने देखा है कि इंट्रोडक्शन कैसे करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे स्कीमा है, अकोमोडेशन है, एसिमिलेशन है। हमने थ्योरी स्टेजेस देखी हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस हैं। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एच टेट, सी टेट या कोई भी टेट हो, इस थ्योरी से एक तो क्वेश्चन 100% श्योर है आता ही आता है, 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड वी शुड नो। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने स्टेजेस पढ़ी हैं कि सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट है, फॉर्मल है। ठीक है, हमने स्टेजेस पढ़ लिए और हमें पता लग गया है कि किस एज ग्रुप का बच्चा क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम सीख जाता है, क्या क्या काम जरूरी है उसके लिए। तो अब बात यह है कि ये थ्योरी दी गई तो इसकी उपयोगिता क्या है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो शैक्षिक क्षेत्र में किस तरीके से उपयोगी है, कैसे उसके आधार पर हम जो अपने मेथड्स अप्लाई करते हैं वो कहाँ कहाँ जरूरी हैं। तो हम आज देखेंगे कि कौन कौन सी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। फर्स्ट वन इज valuable for parents and teachers। यह जो सिद्धांत है ये माता पिता और अध्यापकों दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी साबित होता है। इस सिद्धांत के आधार पर माता पिता के लिए कैसे उपयोगी है, माता पिता को के लिए उपयोगी है क्योंकि उनको समझ में आता है कि वो अपने बच्चे से किस उम्र में किस तरह की अपेक्षाएं रख सकते हैं, उन्हें क्या क्या किस तरह के एक्सपीरियंसेस बच्चे को अवेलेबल कराने हैं। जो घर का वातावरण है वो सूदिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, मोटिवेशनल एनवायरनमेंट होना चाहिए। इस उम्र में पेरेंट्स को समझ में आता है कि खिलौनों की और खेलों की अपनी एक उपयोगिता रहती है, उसके आधार पर बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो माता पिता जो है बच्चे को एजुकेशनल टॉयज़ कहीं लेकर जाना है घुमाने के लिए, एजुकेशनल तरह की चीज़ों के लिए वो उन्हें समझ में आता है कि क्या क्या उन्हें करना है। फॉर द टीचर्स इट्स ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अध्यापकों को भी ये समझ में आता है कि बच्चे को कब क्या चीज़ समझ में आएगी और कैसे समझ में आएगी। जैसे कि अब अगर हम ये देखें, हम हमेशा सिखाते हैं A फॉर एप्पल, है ना, यही हम हमेशा सिखाते हैं। एप्पल, एप्पल की क्या होती है, फोटो होती है किताब के अंदर। एप्पल घर में भी बच्चा देखता है, तो कॉन्क्रीट चीज है ना, सेंसरी, खा भी सकता है, टेस्ट भी कर सकता है, देख भी सकता है, छू भी सकता है, सारे काम कर सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे जो अब ए से तो बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, नहीं, बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। तो हम ए फॉर एप्पल ही क्यों सिखाते हैं, क्योंकि ये कॉन्क्रीट है, बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकता है, इसीलिए। तो टीचर्स, जैसे टाइम का कॉन्सेप्ट अब टीचर सिखा रहा है, तो वो भी क्या है कि घड़ी है, बच्चा देख सकता है। आप घड़ी लेकर आओ, आप हवा में बातें करोगे। जैसे कि आप ई फॉर क्या सिखाओ, क्या हम ई फॉर इमोशन सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते। एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। आप शुरुआत में सिखाओगे, प्री ऑपरेशनल में भी सिखाओगे, कोई समझ नहीं है, नहीं समझ में आता बच्चे को। तो कब कैसे चीज़ें करानी है ये समझ में आ जाती है। तो इसीलिए पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए ये सिद्धांत उपयोगी रहता है। नेक्स्ट वन, यूजफुल फॉर प्लानिंग। नंबर 2, यूजफुल फॉर
planning, useful for planning of teaching strategies and curriculum development। अब ये सिद्धांत किस तरीके से उपयोगी है? ये सिद्धांत उपयोगी है किसमें कि हम जो योजना बना रहे हैं, जैसे कि जब आप क्लासरूम में आजकल जैसे कि बच्चे टीचर पढ़ाने जब जाता है उससे पहले वो क्या करता है, अपना लेसन प्लान करता है, मेथड सोचता है कि ये चीज़ कैसे करवाएगा। तो अब वो किस क्लास को पढ़ा रहा है, किस तरह का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, किस एज ग्रुप के बच्चे उसकी क्लास में हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वो अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो भी उसको प्लान करना है कि क्या पढ़ाएगा, वो जो तकनीक वो अपनाने वाला है पढ़ाने के लिए, उन तकनीकों की योजना बना सकता है, समझ सकता है। करिकुलम पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में यानी कि आज आप जो किताबों में बच्चों को चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो पाठ्यक्रम से आती है ना, तो किस उम्र में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कितना उसका डिफ़िकल्टी लेवल होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें कब इंट्रोड्यूस करी जा सकती हैं। जैसे अगर आप ये देखो कि मनी का कॉन्सेप्ट है, अब अगर आप एक नर्सरी के बच्चे को थोड़ी ना इंट्रोड्यूस कर दिया गया है मनी का कॉन्सेप्ट, ये देखा गया है कि कब ये चीज़ समझ में आ सकती है बच्चे को, टाइम का कॉन्सेप्ट है, कौन सी क्लास में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो आप ये देखोगे कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े थोड़े मात्रा में आते रहते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग फिर वो एक्सपेंड होते चले जाते हैं। तो पाठ्यक्रम का भी जब हम निर्माण करते हैं तो ये थ्योरी हमें बताती है, ये बता रही है कि किस उम्र में बच्चा क्या क्या कर पा रहा है, क्या क्या सोच पा रहा है, क्या क्या समझ पा रहा है। तो जब भी आप कंटेंट सोचते हैं पाठ्यक्रम में कि क्या क्या चीज़ें शामिल कर ली जाएं, किसी क्लास के बच्चों को क्या क्या पढ़ा दिया जाए, उसके बारे में जब आप सोचते हैं तो ये थ्योरी आपको बता देती है कि क्या क्या चीज़ें शामिल करी जा सकती हैं। नेक्स्ट वन, टीचिंग एंड लर्निंग should not be teaching and learning should not be limited to verbal communication, should not be limited to verbal communication। सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की हम शब्दों के आधार पर ही बता रहे हैं, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू डिस्कस social, political and cultural issues। देखो हमने थ्योरी की स्टार्टिंग में देखा है कि बच्चा जो है वो पैसिव लर्नर नहीं है, एक्टिव लर्नर है। तो अगर आप खाली बता रहे हो ये ऐसा ऐसा ऐसा, किताबों में पिछली भी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको आप आज से कैसे कनेक्ट करोगे? तो जो भी इश्यूज हैं, जो भी मुद्दे हैं वर्तमान में जो चल रहे हैं और पहले जो चल रहे थे उसमें कुछ बताया गया, तो आजकल कौन कौन से मुद्दे हैं, बच्चों से उन पर अपने विचार रखवाएं, तभी समझ विकसित होगी। यानी कि हमारा काम क्या है? सिर्फ इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर देना नहीं है, बल्कि हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस बच्चों को करवाने हैं, ऐसे पढ़ाना है कि बच्चे जब वो आपस में डिस्कस करते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, तो बच्चे का दिमाग विकसित होता है। तो हमें सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन तक नहीं रखना है, बल्कि डिस्कशन जो एक मेथड होता है हमारा, जिसको हम यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है। So next one is use audio visual aids
विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि आप चाहे आप रियल ऑब्जेक्ट्स लेकर आए, चाहे आप कोई पिक्चर दिखा रहे हैं, चाहे आपने चार्ट का इस्तेमाल किया है, या आजकल टेक्निक्स बदल गई हैं, स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, तो ये ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब है, ये कहना चाहता है कि टीचिंग एड्स इस्तेमाल करे जाएं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, या जो हम कहें कि हमारा अटेंशन स्पैन है, उसको बढ़ाने के लिए हमें ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पर जिस चीज़ के लिए हमें ज़रूरी लगता है, आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, इस तरह की चीज़ें इम्प्रूव करनी है, देन यूज़ द ऑडियो एंड विजुअल, दोनों ही तरह के इम्पैक्ट डालने के लिए एक्सपेरिमेंट्स हैं, साइंसिस के बहुत सारे हो रहे हैं। तो आपको क्या ज़रूरत है, आप ऐसे नहीं कि खाली हाथ हिलाते क्लास में चले जाएं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। प्याजे की थ्योरी बता रही है हमें कि कॉन्क्रीट लेवल पर है, प्री ऑपरेशनल लेवल पर है जब बच्चा, खास तौर से वहाँ पर टीचिंग एड्स लेकर जाना जरूरी है। आपने देखा ना प्री ऑपरेशनल बच्चा की 2 जग हैं, एक चौड़ा है एक लंबा है, तो ये समझ विकसित करते हैं जब आप इस तरह की चीज़ें बच्चों को दिखा रहे हैं और कुछ बता रहे हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मीडिया में अवेलेबल है, तो आप कोशिश करें कि जब आप क्लासरूम में जाएं तो उस तरीके से प्लान करें कि आप ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। कि आपके जो कक्ष हैं वो अध्यापक केंद्रित नहीं होने चाहिए, बल्कि विद्यार्थी केंद्रित होने चाहिए। अब सवाल उठता है कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है कौन से? चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो है जहां पर बच्चों के एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं। कि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों से उनके व्यूज लेते हैं कि आप इसके बारे में पहले से क्या जानते हो, आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो। जैसे कि मान लिया मैथ्स का टीचर है, लिटर वगैरह का, या साइंस का है, कोई भी अध्यापक जो है वो पढ़ा रहा है कि मापने, जैसे किलो, 2 किलो, 3 किलो, या कैसे मापते हैं तराजू है, तो आप बच्चों से एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि आपके घर में है क्या, तो बच्चे बताते हैं कि हाँ हम कैसे माप सकते हैं। तो बच्चों के एक्सपीरियंसेस, जहाँ पर क्लासरूम्स के अंदर बच्चों को बोलने की परमिशन होती है, जहाँ पर उनके विचार रखने की उनको परमिशन होती है, जहाँ पर, क्योंकि बच्चा खाली नहीं है, खाली कोरा कागज नहीं है, वो जब स्कूल में आया है, ही इज हैविंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके पास बहुत सारी जानकारी है जो अपने आसपास उसने कुछ शब्दों में एकत्रित करी है अपने हिसाब से। तो उस इंफॉर्मेशन को सही है तो इन्हांस करना है, थोड़ा बहुत गलत है तो आप उसमें करेक्ट कर देंगे, बट जरूरी ये है कि बच्चों के एक्सपीरियंसेस क्लासरूम में शेयर करे जाएं। वो अपनी बात रखते हैं, चाहे गलत ही क्यों नहीं है, उन्हें रखने की परमिशन तो दीजिए, बोलने की परमिशन तो दीजिए। तो क्लासरूम्स जो है, ऐसा नहीं है कि टीचर सेंटर की मैं मास्टर हूँ, मैं जो चाहूँगा वही बताऊँगा, जैसे चाहूँगा वही बताऊँगा, तुम्हें बोलने की इजाज़त नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड हैव द फ्रीडम टू स्पीक इन द क्लासरूम। और ख़ास तौर से देखो कितने सारे बच्चे हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, एक ठीक है, हर क्लास में सभी के एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करे जा सकते हैं कि हाँ सभी बताएंगे, सबके पास कोई ना कोई जानकारी है। पर आप क्या कर सकते हैं कि किसी क्लास में आपने कुछ 2 4 5 बच्चों के एक्सपीरियंसेस शेयर कर लिए, फिर किसी क्लास में किसी और के कर लिए, फिर उस अगली क्लास में किसी और के कर लिए। तो मतलब आप सब बच्चों को जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन, ताकि आपका जो कक्ष है वो अध्यापक केंद्रित ना होकर कैसा हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि और क्या क्या जो इम्प्लीकेशंस हैं वो हो सकती हैं। आपने थ्योरी पढ़ी है, उसके बेसिस पर भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन शुड बी according to the
मेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड। कि क्लास में पढ़ाने के लिए आप जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी आप बोल रहे हैं, एग्जाम्पल कोई आप उदाहरण दे रहे हैं, कोई आप मटेरियल लेकर आए हैं क्लास में दिखाने के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें जिस तरह की शब्दावली का जो वोकैबुलरी आप यूज़ करते हैं, जो भी आप काम करा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो बच्चों की मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। देखिए बहुत फ़र्क है। आपने तो मास्टर्स भी करी हुई है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, छठी क्लास के बच्चे को पढ़ाना है, आपको लगता है तो बहुत आसान है, ये तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, इसके लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। पर जब आप ये सोचते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि आपकी आयु और आपका मानसिक स्तर छठी क्लास के बच्चे से कहीं ऊपर है। क्या जब आप छठी क्लास में थे आप वैसा ही सोच पा रहे थे? शायद आपको वो चीज़ उस टाइम मुश्किल लगती होगी, लेकिन अभी आप भूल गए हैं। आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं अपने आप को बच्चों के लेवल पर लेकर आना पड़ेगा, उसी स्तर पर लेकर आना पड़ेगा, उसी तरह के उदाहरणों का उपयोग करना पड़ेगा, आसपास के उदाहरणों का उपयोग करना पड़ेगा, ताकि बच्चे को चीज़ें समझ में आए। आपके लिए आसान है, ऑलवेज रिमेंबर, आपके लिए आसान है, बच्चे के लिए आसान नहीं है। आप पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, आपकी समझ विकसित हो रही है, वो पहली दफ़ा पढ़ रहा है, उसके लिए वो चीज़ उतनी आसान नहीं है। ठीक है। टीचर्स, नेक्स्ट वन इज टीचर्स रोल इज टू फैसिलिटेट learning by providing experiences. Variety of experiences, by providing variety of, विभिन्न प्रकार के जो अनुभव हैं वो प्रदान करके। देखो टीचर का काम क्या है, टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह से है, मतलब वो सिर्फ अवसर उपलब्ध करा रहा है। फैसिलिटेटर का क्या काम होता है, वो ज्ञान को स्वयं नहीं दे रहा होता कि मैं बोल बोल के बता रहा हूँ ये ऐसे ऐसे होता है। फैसिलिटेटर का काम क्या होता है कि वो एक वातावरण बना देता है, क्रिएट कर देता है। तो आपका भी यही काम है, अध्यापक भी एक फैसिलिटेटर की तरह से, उसको ज्ञान सिर्फ ऐसे ही कि किताब में से उठाया उधर पास ऑन कर दिया ये नहीं है। उसको क्या काम करना है, बच्चे को बहुत अलग अलग तरह के अनुभव देने हैं। जैसे मैं ये कहूँ गरीबी, आप गरीबी पढ़ाना चाहते हो, पॉवर्टी, क्या है गरीबी, समझ में आएगी बच्चे को गरीबी ऐसे ही क्या होती है। कभी लेकर जाओ ऐसी जगह जहाँ पर किल्लतें हैं, चीज़ें दिख नहीं मिल रही हैं, मारा मारी है, कैसे घरों में रहते हैं, लेकर तो जाइए कभी इस तरह की एरियाज में। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, विजुअल एक्सपीरियंस, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, वो जब समझ में आएगा ना गरीबी क्या होती है, तब पता लगेगा गरीबी वाकई में क्या होती है। आप ऐसे ही बता दें रोटी नहीं मिलती है, ये नहीं, आप बैठे बैठे बता रहे हैं, तो क्या वो समझ में आ रहा है? उसको नहीं आ रहा। कुछ चीज़ों के लिए रियल में एक्सपीरियंसेस कराने की ज़रूरत है। खेती है, आप एग्रीकल्चर का कुछ पढ़ा रहे हैं, नॉट ऑलवेज, बट क्या हम फील्ड विजिट पर नहीं जा सकते? वी कैन। आप कोर्ट का कुछ पढ़ा रहे हैं, क्या हम कोर्ट में नहीं जा सकते? परमिशन लेकर जा सकते हैं, जाना भी चाहिए। न्यायपालिका का आप पुलिस स्टेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम नहीं जा सकते? जाना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा वाकई में कोई चीज़ क्या होती है। क्लासरूम में सिर्फ ऐसे ही वर्बली बता देने भर से कुछ नहीं होगा, तो हमें वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस बच्चे को देने होंगे, ताकि वो चीज़ें एक बार आप गरीब के आप उस मोहल्ले में लेकर तो जाओ, उस जगह पर लेकर तो जाओ जहाँ पर आप सांस भी नहीं ले पाओगे और वहाँ लोग रह रहे हैं।
इतने अभावों में रह रहे हैं, वो गरीबी समझ में आएगी कि हाँ ये गरीबी और ये जीवन मुझे नहीं चाहिए, और इससे निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा डोंट टीच फैक्ट्स, है ना, तो आप क्या करेंगे, टीच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स rather teach broader concepts rather than facts। सिर्फ फैक्ट, तथ्य ही बताने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उन तथ्यों के पीछे क्या छिपा हुआ है। हम 8वीं क्लास में 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, और उसमें एक टॉपिक है जहाँ पर आता है कि जो कारतूस थे कि विफल क्यों हो गई थी। विफलता के बहुत सारे कारणों में से आता है कि वहाँ पर जो मंगल पांडे था उसने विरोध किया, क्या कुछ, उसके पीछे की फिलॉसफी, उसके पीछे के कारण बताए जाएं। फैक्ट नहीं बताना कि हाँ मंगल पांडे था, कारतूस थे, उसने मना कर दिया इस्तेमाल करने से, फैक्ट हो गया ना। क्यों किया, किस लिए किया, आज़ादी की लड़ाई क्यों लड़ी गई, वोट है उसकी महत्ता क्या है, वो बताया जाए। सिर्फ फैक्ट ना बताए जाएं, बल्कि उसके पीछे जो फिलॉसफी छुपी हुई है वो भी बताने की जरूरत है। rather than facts, and to situate this and to situate this in a context meaningful for the लर्नर। जो विद्यार्थी है, जो सीखने वाला है, यानी कि जो हम फैक्ट्स के पीछे जो फिलॉसफी छुपी हुई है उसको जो आपके लर्नर हैं जिस उनसे जोड़कर ही बताना है। ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो उनके जीवन से जुड़े हुए हों, ऐसे नहीं जो कि हवाओं में बातें होती। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देने की कोशिश हमें करनी चाहिए। उनका जो इम्पैक्ट आता है वो और कहीं भी किसी भी तरह के उदाहरणों का नहीं आ सकता। तो तभी वो, वरना तो ये लगता है ना पढ़ाई बेफिजूल है। आप किताबों से असली जीवन को जोड़िए, उसके बाद बताइए, फिर लगेगा कि हाँ वाकई में जरूरी है, जुड़ी हुई है हमसे। ठीक है। इसके अलावा सॉरी, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद से काम कर रहा है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस हैं। तो लर्निंग बाय जो डूइंग है वो हमें एनकरेज करनी चाहिए, जिसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस आते हैं। बच्चा अपने हाथों से काम करता है, उसके लिए चाहे ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, तो एक और आ जाता है यहाँ पर ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिए जाने चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग देनी चाहिए, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ग्रुप प्रोजेक्ट्स का क्या फायदा होता है कि कमजोर बच्चा जो अपने आप से नहीं सीख पा रहा है वो ब्रिलियंट बच्चों की कंपनी में आके वो भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। तो हमें क्या करना है, एक तो बच्चों को खुद से काम करने के अवसर देने। जैसे मैथ्स का टीचर है, वो क्या करता है, वो सवाल करवाता है, उसने एक प्रश्नावली है, उसमें सवाल हैं, ठीक है, आपने करा दिया, तो क्या मेरा ये काम है मैं सारे सवाल खुद से कर दूं? नहीं। बच्चे को कैसे आएगा, उसको लर्निंग कैसे होगी, उसको एक्सपीरियंस कैसे होगा? कुछ चीज़ों के लिए आपने उदाहरण दिए, बच्चों से पूछ लो,
बच्चे इन्वॉल्व हुए ना, लर्निंग बाय डूइंग है। तो मान लिया आपने एक तरह का एक सवाल कराया, फिर आपने बच्चों को उसी तरह के 2 सवाल दे दिए, तो उनको आ जाएगा। आप ग्रामर में कुछ करा रही हैं, डू द सेम। आप मैप का करा रही हैं, डू द सेम। तो बच्चों को खुद से करने की भी आदत हमें डालनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज as children are able to think in concrete, जब चीजें मूर्त में ही समझ पा रहे हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड में चीजें हैं उन्हीं की हेल्प से कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इन कॉन्क्रीट टर्म्स, देन children should be motivated to do simple experiments। क्योंकि बच्चे कंक्रीट में सोच पा रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में चीजें हो रही हैं, उनको देखकर, छूकर, कर सीख रहे हैं। तो छोटे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे आप साइंस में पढ़ाते हैं, पानी को साफ करने की विधियां करवाएं, बच्चा घर में करके देखे। मोटिवेट तो करो, बच्चा करेगा। प्लांट्स कैसे स्प्राउट होते हैं, कैसे वो बनते हैं, तो बच्चों को कहो कि वो जो सीड्स होते हैं उनको देखें, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में रखें कि कैसे कैसे करना है, वो करके देखेंगे। इसी तरीके के बहुत टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को सिंपल एक्सपेरिमेंट, ये उम्र वो होती है कि बच्चा बहुत ईगर होता है, सीखना चाहता है, उसमें बहुत लगन होती है। सिर्फ देर होती है कि अध्यापक जो है वो उसको उतना प्रेरित कर दे, इतना मोटिवेट कर दे कि वो सीख पाए। सो लेट मोटिवेट द चाइल्ड टू डू दीज थिंग्स। नेक्स्ट वन इज, आपने प्याजे की थ्योरी में देखा है प्रीवियस लर्निंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। सो कनेक्ट द प्रीवियस लर्निंग with the current situation, जो भी आप कह सकते हैं, करंट सिचुएशन, नॉलेज, टॉपिक, वट एवर यू वॉन्ट टू से। प्रीवियस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, यानी कि जो नया आपको सिखाना है, उस पुराना जो सीखा हुआ है उसके आधार पर उससे लिंक बनाते हुए आपको सिखाना है। कुछ भी एकदम से ऐसे आइसोलेट करके सिखाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस लर्निंग का हमेशा इस्तेमाल करना है, जो आपको सिखाया भी जाता है। सो प्रीवियस लर्निंग इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट टू टीच टू द स्टूडेंट्स। हमेशा प्रीवियस लर्निंग का यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ ब्रेन टीजर्स। आप इस्तेमाल भी करते हैं, खेलते हैं, आप खेलों में इस्तेमाल किया जाता है। सो यूज ऑफ ब्रेन टीजर्स, ब्रेन टीजर्स का इस्तेमाल आपने करना है। ब्रेन टीजर से क्या होगा कि जो लॉजिकल थिंकिंग है, खासतौर से मैथमेटिक्स के अंदर, जो आपकी यूज ऑफ ब्रेन टीजर्स टू इंक्रीज लॉजिकल थिंकिंग। बच्चों की जो तार्किक विचारधारा है, जो तार्किक चिंतन है, सोच है, उसको विकसित करने के लिए ब्रेन टीजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर लॉजिकल थिंकिंग एंड द यूज ऑफ टूल्स एज ब्रेन टीजर्स इज एनकरेज्ड। ब्रेन टीजर्स का इस्तेमाल करा जाना चाहिए। ठीक है, ये जो है ये हमारी
एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, मेजर इम्प्लीकेशंस यही हैं जो हमें बता रही हैं कि क्या है। एक और है अडेप्ट टीचिंग methods according to the level of students, according to the level of students। आप जिन भी शैक्षणिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं, तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, वो तरीके बच्चों के अनुसार होने चाहिए, उनके स्तर के अनुसार होने चाहिए। आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा अपने आप को। जैसे आजकल ऑडियो विजुअल है, अब नेट पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर बहुत कुछ अवेलेबल है। आप उनका इस्तेमाल करो। चेंज करना पड़ेगा ना अपने मेथड्स का आपको। पहले टीचर जो है बहुत ज़्यादा कुछ करके नहीं दिखाता था, बच्चे की इम्पोर्टेंस नहीं होती थी। आजकल बच्चे की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। बच्चा कैसे सीखता है उसके हिसाब से और उसको वैसे ही सिखाना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया आपको? ऐसे ही आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।